हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के नागरिक शास्त्र कॉन्सेप्ट को लेकर, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, आज हमारी ये सिलेबस के हिसाब से पहली क्लास रहेगी। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस आ चुकी हैं दोस्तों, जिसमें हमने 2018 के जो पेपर आया था उसको हमने एनालाइज किया था और उसके हमने क्वेश्चन आंसर पूरा संपूर्ण डिटेल सहित उसको डिस्कशन किया था दोस्तों। तो आज हम नागरिक शास्त्र की फर्स्ट क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों सिलेबस रखा गया है, और सिलेबस में अगर आप देखें तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत और विचार, और भारत में राजनीति विचारक, पाश्चात्य राजनीति विचारक, आधुनिक राजनीति विचारक, और तुलनात्मक राजनीति और राजनीति विश्लेषण पर यहाँ पर चर्चा करनी है। तुलनात्मक शासन के प्रकार, शासन के अंग, ये सब दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, अपनी क्लास की जो शुरुआत करेंगे वो हम ऐसे टॉपिक से करेंगे कि जहाँ से श्योर है कि उत्तराखंड में कोई एग्ज़ाम होगा तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं संविधान सभा और इसकी रचना और कार्य पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम संविधान सभा को यहाँ पर टॉपिक लेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, इसको बनाने में कितने एफर्ट हुए। क्योंकि यहाँ से पहले, जो भारत के संविधान को बनने से पहले, जो स्वतंत्रता संबंधी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, ठीक है, और उसके अलावा उससे पहले जो, जैसे इसमें प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, है ना, मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी, अंबेडकर, इनके जो त्याग हैं और इनके द्वारा जो पाश्चात्य राजनीति विचारक, आधुनिक राजनीति विचारक, भारतीय राजनीति विचारक हैं, और इन चीज़ों को दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों का त्याग और समर्पण है। आपने जो एलटी का एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि एलटी के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हुआ था उत्तराखंड के अंतर्गत। ज़्यादा उत्तराखंड वाली चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई थी। और जो 2018 का पेपर है दोस्तों, उसको भी हमने देखा कि उसमें भी वो चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं जो भारत के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो हमारा जो संविधान है दोस्तों, हमारा जो संविधान के निर्माण में जो मेन वहाँ पर कहाँ से उसकी हेल्प ली गई, संविधान निर्माण में कहाँ से हेल्प ली गई, किन किन जगहों से मदद ली गई, उसको बनाने की प्रोसेस क्या रही है, और उसको जो कमेटी उसमें बनाई गई उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों जो है, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ था, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों। हालांकि ये थोड़ा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे चल रहे हैं, बट यहाँ पर दोस्तों हम सारे टॉपिक्स पे आएंगे। पहले हम उन टॉपिक्स को लेंगे जो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकें, और जिससे क्वेश्चन हमको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर की टॉपिक स्टार्ट कर दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लगातार क्लासेज भी हमारे द्वारा प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम संविधान सभा रचना और कार्य से। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा हमारे इस क्लास के अंतर्गत। सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, तो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है भारतीय संविधान की रचना। ठीक है, तो भारतीय संविधान की रचना हुई कैसे, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम समझें तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संविधान, बार बार कहा जाता है कि हमारा संविधान, हमारा संविधान ये, हमारा संविधान वो, बट संविधान सभा है क्या, यानी कि संविधान है क्या चीज़ और संविधान सभा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो संविधान जो होता है दोस्तों, वो नियमावली होती है, नियम होते हैं। ठीक है, वो प्रत्येक देश के अपने अपने होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और संविधान सभा का निर्माण किया गया होगा जिस समय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, जो संविधान नामक जो विशाल दस्तावेज है दोस्तों, भारत का संविधान सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान के नाम से जाना जाता है, लिखित संविधान के तौर पे दोस्तों। ठीक है, हालांकि भारतीय संविधान में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशों से ली गई हैं, उस पर भी हम सब चर्चा करेंगे दोस्तों।
लेकिन जो विशाल दस्तावेज है दोस्तों, उसको उसको बनाने के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से उसको जाना जाता है। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। और कब? जुलाई 1946 दोस्तों। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद भारत को अपना देश को चलाने के लिए कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता थी। और वहाँ पर कुछ जो जैसे अनुसूचित जनजातियाँ थी, ठीक है ना? अनुसूचित जातियाँ थी, तो उस समय की जो स्थितियाँ थी दोस्तों, बहुत पुअर कंडीशन थी, ठीक है? और उस समय काफ़ी मतभेद थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो उसको सबको मैनेज करना था, और एक देश को एक चूँकि स्वतंत्र होने के लिए काफ़ी सारे जो है राजनेताओं ने अपना जो है सहयोग दिया था और त्याग बलिदान दिया था, ठीक है? तो अब उतना सब कुछ करने के बाद जब एक हमें स्वतंत्र भारत मिला, तो उसको चलाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत थी? उसको चलाने के लिए हमको ज़रूरत थी दोस्तों अपने देश के खुद के नियम कानून, ठीक है? जहाँ पर हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार हमने नियम बनाने थे, और उन नियमों को जो है इम्प्लीमेंट भी करना था। और वो नियम ऐसे होने थे जो समाज के सभी तबकों के लिए बराबर वैल्यू रखते हों। तो इसलिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया, और गठन करना और उसको जो है फिर इम्प्लीमेंट करना था। तो ये कब हुआ था दोस्तों? भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप कब किया गया था? जुलाई 1946 को। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको संविधान सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये जुलाई 1946 को इसका गठन हुआ था, ठीक है? किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है? तो अब जो है क्या हुआ आगे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों कोई चुनाव की बहुत लंबी प्रोसेस नहीं रही। अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, बनाए गए थे, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, ठीक है? संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के लोग, उसमें अलग-अलग दलों के लोग थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना पूर्ण योगदान दिया था। उम, इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेकानेक समितियों का भी गठन किया गया था। ऐसा नहीं था कि एक हमने टीम बना दी और उसी से पूरा ज़िम्मेदारी उसको दे दी, ऐसा नहीं किया गया था। उस समय सारे जो है जो पूरे सदस्य थे, उन सदस्यों को समितियों में बाँट दिया था, और समितियों के द्वारा क्या किया गया, अपने-अपने कार्यों का संचालन करने के लिए जो है उनको अलग-अलग समितियों में का गठन कर दिया गया था, ठीक है? प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया था। तो दोस्तों जो उस समय जो प्रांत बनाए गए थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, ठीक है? उनकी संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि, ठीक है? तो 10 लाख की जो जनसंख्या थी, उस पर 1 प्रतिनिधि जो है वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था प्रांतों के प्रतिनिधियों के रूप में। ठीक है दोस्तों? अब आगे क्या हुआ दोस्तों? संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389, कितनी? 389। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें नोटेबल हैं, आप इनको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है? 389 इसके निर्धारण किया गया। जो संविधान निर्माण निकाय के जो सदस्य संख्या थी, वो 389 रखी गई, ठीक है? और इनमें क्या थी? 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से रखा गया था, और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से। जैसे चीफ कमिश्नरी के जो 4 प्रांत थे दोस्तों, वो थे दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों? तो ये जो है, और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। ठीक है? तो जो संविधान का निर्माण किया गया, उसमें कितने सदस्य निर्धारित थे? 389। पहली बात तो आपको 389 ये याद रखना है कि संविधान निर्माण निकाय के सदस्य कितने थे? 389 थे। नोट करते रहिएगा दोस्तों। पूरी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से अपना नोट्स बनाते रहिए, और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? इसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों से,
11 प्रांतों के जो 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 जो है कमिश्नरी के 4 प्रांत थे दोस्तों। और इसमें जो है 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे, ठीक है। तो 93 कहाँ से थे? भारतीय रियासत से। अब बात करते हैं आगे कि जुलाई 1946 में दोस्तों 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित जो 292 प्लस 4 यानी कि 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे, इसमें जो दल निर्वाचित हुए थे उसके उम्मीदवार कौन कौन थे, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आवंटित प्रांत थे वो 292 थे और 4 जो है सह प्रांत के तौर पे इसमें जो है टोटल मिला के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो उम्मीदवार थे वो कौन कौन थे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो दल हैं दोस्तों, कांग्रेस निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी, कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग के दोस्तों 73, ठीक है। इनको आप नोट करिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और उसके अलावा यूनियनिस्ट के दोस्तों केवल एक थे, ठीक है। और यूनियनिस्ट अनुसूची के एक सदस्य, ठीक है, ये निर्वाचित हुए थे। और जातियां कृषक प्रजा एक सदस्य को नियुक्त किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों आपके अनुसूचित जाति परिसंघ, ठीक है, अनुसूचित जाति परिसंघ से भी एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। और सिख यानी कि जो गैर कांग्रेसी थे, तो तब गैर कांग्रेसी को सिख के नाम से जाना जाता है, तो वो एक थे दोस्तों। और कम्युनिस्ट का एक और स्वतंत्र जो है 8। तो कुल मिला के 296 सदस्य जो है अलग अलग जो है ये दल से, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से ये लोग आए थे। तो कांग्रेस से टोटल अधिकतम, कांग्रेस से थे 208 निर्वाचित सदस्य थे दोस्तों। मुस्लिम लीग से दोस्तों 73 सदस्य थे। तो इन्हीं की सदस्य संख्या ज़्यादा थी, कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग से 73, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और साथ ही दोस्तों यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां कृषक प्रजा, ठीक है, अनुसूचित जाति परिसंघ का एक, गैर सिख यानी कि गैर कांग्रेसी जो थे, और कम्युनिस्ट का एक और स्वतंत्र के 8। तो टोटल मिला के 296 सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए गए, ठीक है। और ये किसके लिए नियुक्त किए गए थे दोस्तों? ये जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों को जो आवंटित करने के लिए 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था, उनके सदस्य ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या इस प्रकार से थी। तो इसमें आपसे एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कांग्रेस से कितनी थी? 208। मुस्लिम लीग से कितनी थी? 73। और इस तरीके से कम्युनिस्ट का अलग, और इस तरीके से इसको आप नोट इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों 296 सदस्यों के जब चुनाव हो गया, तो उसके बाद फिर क्या होना था? संविधान सभा की बैठक का निर्धारण किया गया, यानी कि बैठक यहाँ पर आयोजित की गई संविधान सभा की। तो अब इसमें क्या हुआ देखते हैं। तो संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन कब हुआ? दिसंबर 1946 को, ठीक है। उस दिन सोमवार था दोस्तों और प्रातः 11 बजे से हुआ, ठीक है। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? वो हुआ था दिसंबर 1946, ठीक है, और 11 बजे, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी किसी बैठक की शुरुआत होती है दोस्तों, तो वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष पहले बना दिए जाते हैं और फिर उसके आधार पर फिर स्थायी सदस्य का स्थायी अध्यक्ष को जो है नियुक्त किया जाता है उसमें, ठीक है। वो पूरी कमेटी एक साथ करती है। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है शुरुआत करने के लिए, तो उनको अस्थायी सदस्य के तौर पे नियुक्त कर दिया था, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष उनको बना दिया गया। अब क्या हुआ दोस्तों? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों कि किसे संविधान सभा का जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आप इसको नोट भी करते रहिएगा दोस्तों, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया दिया गया था। अब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर, ठीक है, के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में ही हुई थी, लेकिन कहाँ पर? कौशिक चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी, पुस्तकालय भवन में हुई थी दोस्तों। और जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों। अब बात आती है 11 दिसंबर 1946 को। चूँकि 9 दिसंबर 1946 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया और एक छोटी-सी बैठक जो है कौशिक चैम्बर के पुस्तकालय भवन में
जो है आयोजित की गई। ठीक है। अब 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी बैठक की जब शुरुआत करनी होती है, जब आप कुछ नया कर रहे हो, मतलब आपका पहले से ही सब कुछ बना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में तो अध्यक्ष का क्या करना है, सदस्य हैं ही, पहले उसी में से किसी को निर्वाचित अध्यक्ष बना दो। बट ऐसा नहीं होता, जब कोई चीज़ नई चीज़ बनती है तो उसमें क्या होता है, किसी को अस्थाई बनाना होता है। तो अस्थाई के तौर पे पहले उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा, जो काफ़ी जो है अच्छे उस समय के राजनेता रहे थे और काफ़ी उन्होंने त्याग और बलिदान की भावना से जो है देश के प्रति समर्पित थे। तो उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन उसके अंदर जो अन्य सदस्य थे दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना था जो उसको आगे भी सँभाल सकें, यानी कि काफ़ी उसके प्रति डेडिकेटेड हो सकें और अपना जो है पद के हिसाब से अपने कार्य का निर्वहन कर सकें। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपने जब भी पढ़ा होगा तो हमेशा यही आता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में हमेशा राजेंद्र प्रसाद ही सही माना जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर प्रश्न में आ जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा, और जब स्थायी अध्यक्ष की बात आती है दोस्तों तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी और अस्थायी से भी क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था। फिर क्या हुआ दोस्तों, एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखने दो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनके बिना इस संविधान सभा का जो है कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। आप कॉमन अपने नज़दीकी क्षेत्र में भी देख सकते हैं दोस्तों, जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई बैठक होती है, अगर आप किसी इस प्रकार की बैठक में गए होंगे तो सबसे पहले अध्यक्ष मान लिया जाता है, एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और अगर आपको वही जो आपका जो लोकल का जो संविधान, मतलब एक हिसाब से आप अपने कोई भी कमेटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें पहले तो एक को नियुक्त कर देते हैं कि चलो आप अभी सीनियर हैं, आप इसको संभालिए। और उसके बाद फिर क्या कर दिया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को फिर चुन लिया जाता है और जो लॉन्ग टाइम वर्किंग होते हैं, ठीक है, उनको चुना जाता है फिर। तो यहाँ पर ऐसे ही फिर उपाध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है, फिर सचिव बना दिया जाता है, कोषाध्यक्ष किसी को बना दिया जाता है। तो ये कॉमनली जो है आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे शहर में, गाँव में, कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की समितियाँ बनती रहती हैं और उसमें इन चीज़ों का चुनाव होते रहता है। तो क्या है दोस्तों संविधान? संविधान भी तो वही है। हम अपने छोटे से एक गाँव के लिए या छोटे से अपने कस्बे के लिए जो चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, वो उस समय जो है पूरे देश के लिए करना था। बट देश के लिए कोई चीज़ अगर करना है तो उसमें क्या होता है कि हमें अदर कंट्रीज़ की मदद भी लेनी होती है। और जैसे आप एक गाँव में अगर एक अपने कस्बे के अंदर कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई चीज़ अगर बना रहे हैं, इस प्रकार की कमेटी कोई बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी अदर कस्बे के को एग्ज़ाम्पल लेंगे या कुछ करेंगे ना, अदर गाँव को एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। ऐसा कोई आइडियल आपका रहेगा ही। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अदर कंट्रीज़ को यहाँ पर आइडल लेना था और उसके लिए उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी को बना दिया गया। ठीक है, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच जी मुखर्जी और वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? वी एन राव। ठीक है दोस्तों, आगे क्या हुआ दोस्तों, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसको बनाने का जो ऐतिहासिक उद्देश्य था, वो समझाना ज़रूरी था। ऐसा नहीं कि बना दिया और उसके बाद वर्क एंड जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई, तो उस चीज़ को समझाना ज़रूरी था। ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी कि क्या हमारा उसमें उद्देश्य रहेगा, और जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। जब संविधान सभा ने उसका गहन अध्ययन किया, जो प्रस्ताव दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था, और उसको जो है फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दोस्तों आपके बन के सामने आई। ठीक है, तो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी एन राव।
ओके। और संविधान सभा ने कब इसको स्वीकार किया था? जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, चूंकि आप नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जा रहे हैं, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आपको जो है इसकी नागरिकता और संविधान से संबंधित चीज़ें दोस्तों आपको बिल्कुल बाय हार्ट आपको रखनी है। आपको ऐसे याद होनी चाहिए ना दोस्तों, कि आपको एक स्टोरी के तौर पे याद होना चाहिए, और प्रत्येक डेट आपको याद होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसा बहुत आसान पेपर नहीं बनता है। 2018 का पेपर आपने देख लिया होगा, काफ़ी चीज़ें डीप थी। और ऐसा नहीं कि कुछ ईजी क्वेश्चनों को पढ़ के आप सोचेंगे कि हमारा जो है मेरिट में नाम आ जाएगा और हम मेरिट सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत हाई प्रोफाइल अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपको हर चीज़ जो है विद डेट आपको क्लेरिफिकेशन रखना पड़ेगा दोस्तों। एज ए स्टोरी आपको इसको प्रिपेयर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। किसको? ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों, ठीक है नहीं। अब क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। ठीक है, अब इनसे निपटने के लिए क्या किया गया? एक तो ये संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया, ये तो ठीक हुआ। ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ये तो पूरे देश का प्रमुख के तौर पे इनको बनाया गया था। लेकिन अब क्या था कि देश के अंदर की विभिन्न परिस्थितियां और विभिन्न पहलुओं को निपटने के लिए क्या करना पड़ा? विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। तो छोटी छोटी समितियां बनाई गई और उन समितियों को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। ठीक है, जिम्मेदारी दे दी गई दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उस समय देश हमारा इतना डेवलप भी नहीं था और बहुत परिस्थितियां विपरीत थी। अंग्रेजी कुशासन से जो है बड़ी मुश्किल से मुक्त हुआ था, तो देश में काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, ठीक है ना। तो उस जो है छोटे छोटे जगहों को समझने के लिए क्या बना दिया गया दोस्तों? समितियां नियुक्त की गई। तो समितियों का चुनाव किया गया दोस्तों, ठीक है। अब संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां थी वो क्या क्या थी, उन पर हम चर्चा करेंगे। जो समितियां थी दोस्तों संविधान सभा द्वारा गठित, उसमें क्या था कि नियम समिति बनाई गई और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। ठीक है, इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसमें जो अन्य सदस्य हैं दोस्तों उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि हमें जो मुख्य चीज़ें हैं वही पढ़नी है, ठीक है। अगर हम ऐसे छोटे छोटे उसमें जाएंगे तो एक दिन में क्या, एक महीने में भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उन सदस्यों को याद करके कोई बेनिफिट भी नहीं है। बट जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इन चीज़ों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो नियम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संचालन समिति गठित की गई, उसके जो अध्यक्ष थे उनको भी डॉक्टर राजेंद्र जी को बना दिया गया था। उसके अलावा प्रारूप समिति की जिम्मेदारी दोस्तों भीमराव अंबेडकर को दे दी गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उसके अलावा संघ संविधान समिति, इसका जो है जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो बना दिए गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया था। तो एग्जाम में आपको इन समितियों में से कोई भी नाम आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके अलावा रियासत समिति, जो देसी रियासतों से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी, अध्यक्ष बना दिया गया था। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया था। और इसके अंतर्गत जो सलाहकार समिति थी दोस्तों, उसमें भी 2 उप समितियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो मूल अधिकार समिति थी दोस्तों, क्योंकि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य और ये सब जोड़ने थे, तो सबसे पहले तो मूल अधिकारों की समिति बनाएगी। तो उसके जो मूल अधिकार उप समिति दोस्तों, ये जो सलाहकार समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में, तो इसमें मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, 2 उप समितियां बनाई गई थी, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति में जेबी कृपलानी जी को अध्यक्ष बना दिया गया था और अल्पसंख्यक उप समिति में एच सी मुखर्जी को जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा संघ शक्ति समिति के नाम से जो समिति बनाई गई थी, वो समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को ही नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रारूप समिति थी, इसके निर्माण से ही जो है देश के लिए संविधान बनना था। तो संविधान के निर्माण के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को दोस्तों जो है संविधान में निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन
किया गया था, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो है इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इन्होंने जो है संविधान निर्माण के लिए कितने सदस्य बनाई थी, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति के सदस्य भी आप नोट कर लीजिएगा, 7 सदस्य प्रारूप समिति के अंतर्गत थे दोस्तों, ठीक है। और कब इसका निर्माण, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो कौन कौन थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रारूप समिति के अंतर्गत जो सदस्य थे दोस्तों, वो थे अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके अलावा जो अन्य सदस्य थे वो थे अल्लादी कृपा कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और उसके अलावा के एम मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपाल स्वामी अय्यर और बी एल मित्र, ठीक है। बाद में इनके स्थान पर जो है एन माधव राव को बनाया गया था दोस्तों, लेकिन पहले बी एल मित्र को बनाया गया था। और डीपी खेतान जो है 7वें सदस्य थे। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर क्या कर दिया, टीवी कृष्णमाचारी को जो है यहाँ पर इसका जो प्रारूप समिति था उसका सदस्य नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो टोटल 9 सदस्यों के नाम है दोस्तों, जिसमें से मुख्य 7 हैं, बट 2 जो है इसमें चेंज हुए हैं। तो कौन चेंज हुए हैं इनको भी जरूर नोटिस कर लीजिएगा। वी एल मित्र की जगह पर कौन बने, डॉक्टर एन माधव राव। और साथ ही डीपी खेतान के जगह पर बने टी वी कृष्णमाचारी, ठीक है दोस्तों। ये क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर कोई चेंज होगा, क्योंकि अब संविधान जब बना था उस समय के हैं तो फिक्स हैं, इसलिए ये भी याद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे है दोस्तों, संविधान सभा के सांविधिक सलाहकार बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। क्या किया था, वी एन राव ने क्या किया दोस्तों, अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो वी एन राव ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया था 1947 में, अक्टूबर 1947 में। और इसमें टोटल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां इसमें शामिल कर दी गई थी, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि वी एन राव ने कब जो है संवैधानिक सलाहकार थे, ये सांविधिक सलाहकार के तौर पे थे वी एन राव, और इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था सबसे पहले। और ये 243 अनुच्छेदों के साथ और 13 अनुसूचियां उसके अंतर्गत थी। अब जो प्रारूप समिति द्वारा जो तैयार किया गया था, जो प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों, वो जो है भारत के संविधान का प्रारूप जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया था। तो दोस्तों जो इसमें जो समितियां थी वो अपना काम कर रही थी, और वो अपनी ओर से सारा जो है निचोड़, यानी कि पूरे देश की स्थिति को समझते हुए एक फाइनल डिक्लेरेशन की ओर पहुंच रही थी। और उसके बाद जो है उसको जो है मुख्य सभा में उसको प्रस्तुत किया जा रहा था। तो इसको जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के समय समक्ष कब पेश किया गया था प्रारूप, तो ये किया गया था दोस्तों 21 फरवरी 1948 को, ठीक है, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां इसके अंतर्गत थी दोस्तों। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, क्योंकि सबके सामने जब पेश किया गया तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है मतलब कमियां महसूस हुई, जो किसी के लिए फिट नहीं बैठ रही, किसी के लिए फिट बैठती थी। यही चीज़ में देखना होता है, तभी उसको नियम कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, तो काफ़ी जगह पर संशोधन भी किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो उसमें सुधार करने के बाद, संशोधन करने के बाद 26 अक्टूबर 1948 को, पहले तो 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया था। फिर उसमें काफ़ी संशोधन इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कतें हो सकती थी, तो उन्होंने जो है उसको क्या किया, उसमें चेंज करने की बात की, और चेंज करके फिर 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समय इसको प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, ठीक है। प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1947 को पुनः स्थापित हुआ, प्रथम वाचन के तौर पर, ठीक है। तो 4 नवंबर 1947 को फिर स्थापित हुआ। संविधान के प्रारूप के उपबंधों व खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। अब इनका जो जो इसमें जो उपबंध बने थे उनके खंडवार जो विचार किया गया, उसको करने में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य इसको जो है ट्राई करने का प्रयास किया गया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है।
प्रस्तावना को सबसे सबसे बाद में स्वीकार किया गया। जो प्रस्तावना था दोस्तों वही मेन होता है, और प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया, क्योंकि प्रस्तावना तब जो स्वीकार की जाती है दोस्तों जब उसके अंदर की सारी चीज़ें उस प्रस्तावना के अंदर आ रही हों। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ होती है, आपने देखा होगा जब आप निबंध लेखन वगैरह करते हैं तो प्रस्तावना ऐसा नहीं कि पूरी एक स्टोरी होती है। प्रस्तावना एक शॉर्ट टर्म होता है जिसमें 5-7 लाइनों का जो है पूरा मैटर होता है, और उसके अंतर्गत सारी बातें कंप्लीटली इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तो इसको जो है प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार, तो उसको पूरे अन्य जो उसके जो पॉइंट थे, ठीक है, उन पॉइंट्स को सारा स्टडी करने के बाद लास्ट में प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया था। तीसरे वाचन में दोस्तों 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच तीसरा वाचन इसका हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप डेट सहित वाचन सहित इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ अपने दृष्टिकोण से भी आप सोचेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है। हमें अपने दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमने उन चीज़ों को आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब अब क्या होता है दोस्तों आगे, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो चीज़ें उसमें चेंजेस किए वो किए, सब कुछ किया, और 26 नवंबर 1950 को 49 को दोस्तों संविधान सभा द्वारा निर्मित जो संविधान अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन किए वो सब कुछ हुआ, सब सारी चीज़ें हुई। 3 वाचन के अंतर्गत इसको जो है चेंज किया गया है दोस्तों। ठीक है, लगातार उसमें जो है सभा के मध्य उस बातों को रखा गया। 1 साल का समय उसके अंतर्गत जो है उस पूरे तरीके से उसको पहले राउंड का जब संविधान सभा का जब प्रारूप तैयार हुआ था तो उसको जो है पूरा सभा में सबके सामने रखा गया, और सभा में प्रारूप समिति के आगे आगे सब कुछ सबके सामने रखा गया। और उसके बाद जो है जब उसके अंतर्गत की चीज़ें जो जो भी ऐसा लगा, प्रत्येक समिति के सदस्यों की बातें उसमें ली गई, सब लिया गया। उसके आधार पर भी 1 साल का समय और लगा। तो कुल मिला के फिर फाइनली इसको जो है 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के रूप में अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो मेन बात यह है 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसको भी आप नोटिस जरूर कर लीजिएगा। ये आपका जो है संविधान जो है कब निर्मित हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। कब इसको अंतिम रूप में स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। इसमें क्या क्या था दोस्तों, इसमें क्या क्या था ये समझिए। इसमें जो है जिस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 284 लोगों सदस्यों ने इसको स्वीकार कर लिया था और उन्होंने जो अपने हस्ताक्षर किए थे। इस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं दोस्तों। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों, 395 अनुच्छेद, और 8 क्या है दोस्तों, अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये हैं संविधान सभा में टोटल, समझ गए होंगे। तो इतने हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो है हमारे संविधान में जो भारतीय संविधान है इसमें कितने लोग सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे, क्योंकि हमारे पास 296 की जो सदस्य संख्या थी दोस्तों उसमें से 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। और इस जो हमारा अभी जो संविधान है और इसको जो है अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसको अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। और इस समय संविधान में 22 भाग हैं, 295 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां इसके अंतर्गत हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये है इसका मेन हिसाब किताब। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेन फैक्ट पर। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करते हैं दोस्तों। इसके जो विधिक तथ्य हैं दोस्तों इसको समझेंगे मेनली, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नोटेबल है। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन में ये तैयार हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 11 अधिवेशन में। ठीक है, तो संविधान के निर्माण की बात आपकी समझ में आ गई, टोटल किस तरीके से क्या हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इस पूरे प्रोसेस में लगा था दोस्तों संविधान के निर्माण में। और इसमें जो है टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, संविधान के प्रारूप, अब जो संविधान का जो प्रारूप है इस पर कितने दिन चर्चा हुई, इस पर 114 दिन की चर्चा हुई थी दोस्तों। कितने दिन की, 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई। संविधान के निर्माण पर कुल जो खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ दोस्तों, ये हुआ था 63,96,729।
₹63,96,729 खर्च हुए थे। क्योंकि दोस्तों पूरे देश की परिस्थितियों को समझना था, उन जगहों पर जाने के लिए छोटी-छोटी समितियाँ बनाई गई थी, तो उनके आवागमन हेतु जो खर्च हुआ था, वो सब कुछ इसमें जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है ना? और इसको जो है क्योंकि पूरे देश को समझना था और पूरे देश के जनमानस की जो परिस्थितियाँ थी उसको समझना था और उसके आधार पे एक नियम बनाना था, जिसको हम आज संविधान के नाम से जानते हैं। और अदर कंट्रीज़ की भी उसमें हेल्प लेनी थी दोस्तों, वो सब कुछ इसमें था, ठीक है? और उसके मदद से दोस्तों टोटल संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे, ठीक है? अब बात करते हैं आगे संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों। अब 15 अनुच्छेद इसमें कौन से हैं? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। अब इसमें से जो है जो इतने 15 अनुच्छेद दोस्तों, इसमें जो टोटल अनुच्छेद थे वो तो इसमें से 395 में से दोस्तों 15 अनुच्छेदों को इसमें लागू कर दिया गया, है ना? और ये कौन-कौन से अनुच्छेद थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366 और उसके अलावा 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393, ठीक है? टोटल 395 अनुच्छेद थे इसमें, ठीक है दोस्तों? 395 में से इतनों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1949 को जो है लागू किया गया था 1950 को, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर 1900 क्या है 50 है। इसको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब जो 26 नवंबर 1949 है दोस्तों, इस दिन जो है इसको जो है संविधान सभा को इसको अंगीकृत किया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इसको पारित कर दिया गया था और उसी दिन जो है 15 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों? ये भी एक कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप जो है इस तथ्य को नहीं समझेंगे तो डीप तरीके से जब सिलेबस में पूछा जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो 395 में से 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि उसी दिन जो है ये संविधान सभा में इसको पारित भी किया गया और उसी दिन जो है 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए। जबकि शेष जो अनुच्छेद थे वो कब लागू किए गए थे? वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? तो इसमें जो है मुख्यतः आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कॉमन क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था की बात आएगी तो 26 नवंबर 1949 आप उसका आंसर देंगे, ठीक है? और अगर उसमें पूछ देता है कि 26 नवंबर 1949 को पारित जो अ, संविधान सभा ने जो इसको जो है प्रारूप समिति के द्वारा इसको पारित किया गया था, तो कितने अनुच्छेद जब इसमें थे? तो दोस्तों 15 अनुच्छेद आप इसका आंसर देंगे और उसके बाद जो है जब इसमें ये आएगा कि कब इसको लागू किया गया था फाइनली तो संविधान को, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है? तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया था और साथ ही दोस्तों और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। और साथ ही आप समझ गए होंगे कितने अनुच्छेद कब जो है लागू हुए थे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है? अब इसका जो है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर हम बात करें, जो जिस बैठक के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो ये बैठक 26 जनवरी 1950 दोस्तों, इसको आप 50 नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये 50 है दोस्तों, 59 नहीं है, 26 जनवरी 1950, ठीक है? और जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, क्योंकि इससे 2 दिन पहले जो है अंतिम बैठक बुलाई गई थी और ये कहा गया था इसको कि इसको हम अब जो है पूरे देश में इसको लागू कर रहे हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं टोटल। इन सभी अनुच्छेदों को देश में लागू कर दिया जाता है। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है? क्योंकि उनको जो है उस समय अध्यक्ष बनाया गया था और लास्ट में इनको जो है इन्हीं को जो है भारत देश का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम अगली क्लास में यहाँ से आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो सिलेबस में हमारा ये जो पहला टॉपिक था दोस्तों,
भारतीय संविधान की रचना, ठीक है? संविधान से संबंधित पहला टॉपिक भारतीय संविधान की रचना, तो इस पर आज हमने डिस्कशन कर लिया। ये हमारी क्लास 1 है, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल नोटिस कर लीजिएगा, पूरे अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? और साथ ही दोस्तों इसको जो है आपको क्लास हमारी कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कंटिन्यू आपको क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, ठीक है? इसके लिए अगर एक छोटी-सी कॉमन से अगर मेंबरशिप अगर आपको लेनी पड़े तो आप ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस मिलेंगी और आपका एक अच्छा रिवीजन मिलेगा, और साथ ही आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बीच-बीच में जो है क्लासेस के माध्यम से मिलती रहेंगी दोस्तों, ठीक है? तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको एक अच्छा प्रिपरेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो आप अगर मेंबरशिप की बात आएगी तो आप उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेस मिल जाएँगी बहुत छोटे से अमाउंट में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना है, ठीक है? आप हमारे जॉइन सेक्शन में आप देख सकते हैं, जहाँ पर सब्सक्राइब आ रहा है उसके बगल में जॉइन आ रहा होगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि छोटी सी मेंबरशिप है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और बाकी जो है यूट्यूब पर भी आपको इसमें लगातार क्लासेस वैसे देखने को मिलेंगी, बट मेंबरशिप में आपको जो है पूरी डिटेल अच्छी क्लासेस देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब ऐसे ही करेंगे, ठीक है? मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।